महेश भाई नमस्कार। नमस्ते नमस्कार। नमस्ते हाँ नमस्ते नमस्कार जी, नमस्कार। सर मैं आपका स्वागत नमस्ते करती राजेश भाई। नमस्कार। सर मैं गीतांजलि आपका स्वागत करती हूँ मेरा मंच पर, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जो आपने हमारे साथ में आना और अपने अनुभव साझा करना स्वीकार किया। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो विषय है उसके ऊपर आप अपनी बात शुरू कर सकते हैं। धन्यवाद गीतांजलि जी और मेरा मंच को आभार प्रकट करता हूँ, मुझे मौका मिला अपनी बात को रखने के लिए। हाँ, तो मेरा जो विषय है, जैसा कि गीतांजलि जी से बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि कोई नया विषय रखिए, थोड़ा अलग हटकर हो, क्योंकि मैंने पहले उन्हीं पर छोड़ दिया था कि जो विषय बताएंगे शायद उसी पर हम बातचीत करेंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपने कोई नया विषय का सुझाव दीजिए। तो मैंने फिर कहा कि अभी जो जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, चाहे अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड को लेकर हम देख रहे हैं कि एक नस्लवाद हमारे यहाँ बहुत तेजी से पूरे उसके विरोध में अमेरिका में उभर के जन द्वार आया है। तो फिर हमारे देश में भी इस तरह की स्थितियां हैं, तो क्यों नहीं इसी के आसपास की कोई विषय लिया जाए। तो मैंने कहा कि मेरा जो विषय रहेगा हिंदी रंगमंच में फूले और अम्बेडकरी विचारधारा का प्रभाव, इस पर हम लोग बातचीत करें, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जिस तरह से पूरा अमेरिका जो है जॉर्ज फ्लॉयड के जिस तरह से उसकी हत्या हुई है और उसके विरोध में पूरा केवल अमेरिका ही नहीं, पूरा उसकी छवि आसपास और कई देशों में दिख रहा है। तो ये एक उसका प्रभाव केवल वहां के राजनीति में नहीं पड़ने वाला है, उसका प्रभाव वहां के साहित्य, संस्कृति, तमाम चीज पर जरूर पड़ेगा। अब पड़ रहा है वहां पर। तो अगर हम देखें, अगर उनकी फिल्में अगर देखें, वहां तो पहले से भी ब्लैक थिएटर का कॉन्सेप्ट उनके यहाँ बहुत पहले से भी रहा है, और फिल्मों में भी जितना प्रभाव और जितना ये सवाल को उठाया है लोगों ने, उस तरह के प्रभाव अपने यहाँ थोड़ा कम है, इसमें तो कोई शक नहीं। तो अपने देश में हिंदी रंगमंच में क्या प्रभाव पड़ रहा है फूले और अम्बेडकर का, क्योंकि ये बिल्कुल एक नया विषय है। जब भी प्रभाव करने की बात करते हैं तो आप देखेंगे कि थिएटर में दूसरे बहुत सारे एकेडमिक प्रभाव आते हैं। गांधी जी का क्या प्रभाव पड़ा, स्वतंत्रता आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, किसी आंदोलन का, किसान मजदूर आंदोलन का रंगमंच पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी बातचीत तो बहुत होती है, शोध भी बहुत होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आप विश्वविद्यालय में देखिएगा, जो थिएटर को लेकर जो शोध हो रहे हैं, इस पे ज्यादा शोध है। लेकिन अगर कहें अगर कि फूले और ज्योतिराव फूले और अंबेडकर का हिंदी रंगमंच पर, भारतीय रंगमंच पर तो है ही, हिंदी रंगमंच पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसकी अगर तहकीकात करें तो एकेडमिक रूप से आप देखेंगे कि इसमें बहुत लोग खामोश हैं। हो सकता है कि महाराष्ट्र के कुछ विश्वविद्यालयों में इस पर काम कराई गई हो, लेकिन हमारे देश में देखिए अगर, तो इस पे अभी भी एकेडमिक रूप से अगर हम नाट्य संस्थानों में अगर हम बात करते हैं तो वो लोग कहीं ना कहीं इस पे खामोश रहते हैं, और उनका ये कहना होता है कि इस पे क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में ज्यादा उनका बहुत स्पष्ट जवाब नहीं होता है। लेकिन फूले या अंबेडकर केवल एक व्यक्ति नहीं थे, ये भी मान लेना चाहिए। जैसे आप देखें अगर कि आज जो वंचितों का और हाशिए का जो समाज है, उस पे सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा है, किनका प्रभाव पड़ा है? तो कहीं ना कहीं
आप देखेंगे तो उसमें फूले का भी नाम आएगा, अम्बेडकर भी आएगा। और इन पर जब बात करेंगे तो हमें उसके पहले 500 साल पहले अगर जाते हैं तो कहीं ना कहीं रैदास कबीर का भी प्रभाव है। हम बहुत ज्यादा अतीत में नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो बहुत बातचीत बहुत विस्तार से हो जाएगी। लेकिन अगर हम देखें अगर तो इसका प्रभाव कहाँ से आना शुरू हुआ, तो ये जो है अम्बेडकर फूले का कहाँ से आता है, पहले हम इसी पर बात करते हैं। ये फूले ने 1855 में अपना नाटक लिखा था तृतीय रत्न। अभी भी बहुत लोगों को पता नहीं है और इससे बहुत लोग नावाकिफ हैं और जानकारी भी कम नहीं है। लेकिन तृतीय रत्न अभी पिछले दिनों सम्यक प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। वो एक वैसे उसको लघु नाटक कहते हैं लोग, लेकिन कहीं से वो लघु नाटक नहीं है। पूरे मुकम्मल मुझे लगता है कि 1.5-2 घंटे का नाटक है। इसलिए हम उसे लघु नाटक कहना व्यक्तिगत रूप से कहे तो मुझे स्वीकार्य नहीं होगा। ये पूर्णकालिक नाटक है तृतीय रत्न। उस नाटक में अच्छा ये वही काल है 1855 में जो लिखा इन्होंने, वो वही काल है कि पारसी थिएटर 2 साल पहले 1853 में हमारे यहाँ आ चुका है। और वहाँ गुजराती जो पारसी लोग थे वो यहाँ नाटक करने लगे थे। तो ये जो है कहीं ऐसा तो नहीं कि गुजराती नाटक का प्रभाव या उसके प्रभाव से फूले का ये नाटक है, इसके भी विश्लेषण करने की जरूरत है। अगर उसके पहले अगर देखें तो 1776 के आसपास से हमारे देश में जो ब्रिटिश थिएटर जो है आने लगा था। वो इसलिए आ रहा था कि अंग्रेजों को जब उनकी सत्ता अंग्रेजों का यहाँ राज आने लगा तो उनके मनोरंजन के लिए उनको लगा कि ड्रामा होना चाहिए उनके अधिकारियों के लिए, सेना के लोगों के लिए। तो इसके लिए वो सीधे इंग्लैंड से नाटक की टीम आती थी और विशेषकर शेक्सपियरियन प्ले ज्यादा करते थे। और उनके ज़हन में भी कभी यही कहीं न कहीं रहता था ये कि भारतीय रंगमंच क्या है, कुछ नहीं यहाँ पे। 1000-1500 साल से कुछ तो हुआ नहीं। मुगल पीरियड में तो कहीं अवशेष दिखते नहीं है। उसके पहले अगर ले तो क्या कहते हैं 7वें शतक या उसके पास से कोई अवशेष इसके बाद उसके कोई ज्यादा स्मरण आता नहीं है। तो उनके दिमाग में ये था कि भारत में रंगमंच की बहुत ज्यादा कोई जड़ नहीं है। इसलिए कहीं न कहीं चूंकि हमारा देश एक औपनिवेशिक देश था, गुलाम देश था, इसलिए उनके दिमाग में ये भी बैठा हुआ था कि गुलाम देश की संस्कृति कैसी होगी और हे नजर से भी देखते थे। बहुत सारे संस्कृत नाटक जो आज हम जानते हैं उन दिनों लोगों के प्रकाश में भी नहीं आया था। ये बहुत बाद के दिनों में पता चला अंग्रेजी संस्कृत नाटकों के बारे में। तो ये बाहर से जो नाटक आते थे ब्रिटिशर्स जो थिएटर ग्रुप जो था शेक्सपियर के, वो आते थे और करके कुछ दिनों के बाद वो लौट जाते थे। लौटने के बाद जो है लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल नहीं रहा। महसूस किया लोगों ने कि ये जो है बहुत ज्यादा महंगा भी पड़ रहा है और उनको जो सोच कर आते थे वो मकसद पूरा नहीं हो पाया। तो गुजरातियों को लगा कि हमें यहाँ पर अपना कोई नाटक करने की जरूरत है। तो गुजरातियों ने वो अपना नाटक उसमें करना शुरू किया। तो आप देखेंगे 27 से 31 अक्टूबर 1853 के जो बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कोरियर है, मैगजीन है वहां के बॉम्बे में, उसमें लिखा हुआ है कि पारसी ड्रामेटिक कोर का जन्म हुआ। हाँ, अर्थात पहले नाटक भी हुआ था रुस्तम, जावोली और सोहराब, ये नाटक अस्तित्व में आया था। लेकिन आप देखेंगे कि जो इनका फूले का जो नाटक था तृतीय रत्न, ये वहां 2 तरह के नाटक होते थे महाराष्ट्र में। एक होता था पारसी थिएटर और दूसरा होता था खेतीबाड़ी थिएटर, उसका नाम है, मराठी लोग उसको कहते हैं। वो वहां के लोक में होता था, वो गांव में नाटक होता था। और उनका जो रूप है, उनको अब तृतीय रत्नों को अगर नाटक को पढ़ें अगर, तो कहीं से वो नाटक का जो फॉर्मेट है
या कथ्य जो है वो शेक्सपियर या गुजराती पारसी नाटक जो बहुत प्रभावित था पाश्चात्य नाटकों से, शेक्सपियर नाटक से, वो इसमें नहीं था। ये वहां के मूल जो लोक कला थे, उस लोक कलाओं से उन्होंने अपने कथ्य को और फॉर्म लिया था। अब उस तृतीय रत्न में है क्या, उसके अगर कथ्य को अगर लें तो वो बहुत कुछ आपको 100 साल बाद के लगभग 90 साल के बाद प्रेमचंद की कहानी सदगति की बहुत याद दिलाती है। सदगति कहानी में भी यही है। सदगति कहानी में ये है कि जो है सुखिया है, जो दलित चरित्र है, वो अपने लड़की की शादी के लिए वो अपने साहित्य निकालने के लिए ब्राह्मण के पास जाता है और तो कहता है कि मैं आपको क्या कहते हैं, ठीक है मैं जाऊंगा थोड़ी देर में, लेकिन थोड़ा सा लकड़ी काट दो, थोड़ा सा पुआल कर दो, और उसको काम करके भूख से वो मर जाता है। यही कहानी है उसमें जो है। और फिर बाद में गौण ऐसा कैरेक्टर आ रहा है आदिवासी, जो इसके विरोध में खड़ा होता है कि नहीं नहीं कोई लाश को नहीं उठाएगा, अगर लाश उठाओगे तो जेल में चले जाओगे, और लाश पड़ी रहती है। अंत में रात सत्यवती कहानी में दिखाया गया तो ब्राह्मण जो है उसको उठा के खींच के ले जा रहा है। ये कहानी है। अब देखिए तृतीय रत्न में क्या है। तृतीय रत्न में फूले जो है उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो नायक है, जो दलित समाज का है, उसकी पत्नी जो है गर्भवती है और बच्चे में को कोई हानि ना हो, इसलिए कोई संकट ना हो, उस संकट को दूर करने के लिए ब्राह्मण के पास वो क्या कहते हैं जाता है उसका पति, और ब्राह्मण आता ही है बल्कि घर पे भीख मांगने। तो उसी में उसकी पत्नी कहती है कि कोई ऐसा रास्ता है जो हमारा बच्चा ठीक ठाक से हो जाए। तो वो कई तरह के कह रहा है कि ठीक है, इसके लिए आपको 51 ब्राह्मण को खिलाने होंगे, ये कराना होगा, बहुत बड़ा खर्च का उसने वो डाल देता है। और खर्च का हिसाब ये होता है कि आपको कर्ज लेने पड़ते हैं और इन सब चीजों से जूझता है। और अंत में फिर वो दिखाते हैं कि किस तरह से चूंकि उस वक्त सत्य शोधक समाज भी काम कर रहा था, हमारे देश में पादरी ऐसे लोग भी आ गए थे, अंग्रेजी शिक्षा के लोग भी आ गए थे, तो उनकी चेतना से वो लैस होता है उसका पति, और कहीं ना कहीं उसे खारिज करने की कोशिश करता है। उस नाटक में आप देखेंगे कि बीच बीच में एक विदूषक भी आता है, और विदूषक वो लगातार रहता है, मंच के शुरू से लेकर अंत तक वर्तमान रहता है, और रह रह कर वो कमेंट्स करता रहता है। वो कहानी में घुसता नहीं है, वो कहानी के दर्शकों से डायरेक्ट वो बात करता है ना, दर्शकों से रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, और वो अपनी टिप्पणी करते रहता है ब्राह्मण से या उस दलित कैरेक्टर से कि देखिए कैसे फंस रहा है, या वो किस तरह से इसके जाल में फंस रहा है। इस चरित्र की जब हम याद करते हैं विदूषक को, तो मुझे बर्तोल्ट ब्रेख्त याद आ जाते हैं। बर्तोल्ट ब्रेख्त का एलिनेशन जो सिद्धांत है, जिसको हम रूप में जानते हैं, वो आज कहीं ना कहीं उसी रूप में हमें दिखता है, और वो हूबहू इस नाटक में जो है दिखता है। भले उस वक्त फूले उसको परिभाषित उस ढंग से शायद न कर पाए हों, लेकिन फॉर्म के हिसाब से वो विदूषक लगातार उस तरह से वर्तमान रहता है और सचेत करता रहता है, तटस्थ भी रहता है। तो ये फूले का जो हम देख रहे हैं कि अपने इस नाटकों में, और अपने नाटकों में नहीं बल्कि बाद में भी जो उन्होंने नाटक जो लिखे, उन्होंने गुलामगिरी, सतसार, और क्या कहते हैं किसान का कूड़ा, ये 5-6 नाटक उन्होंने जो लिखा इन्होंने, वो सारे नाटक जो है संवाद शैली में थे। संवाद शैली मतलब हो सकता है कि लोक में संवाद शैली हो, मतलब है कि 2 कैरेक्टर हैं और 2 कैरेक्टर बातचीत कर रहे हैं कोई कहानी को लेकर, और कहानी को माध्यम से फूले बार बार उस वक्त के ब्राह्मणवाद पर बहुत तीखे ढंग से, बहुत मुलायम से नहीं, बहुत ही आक्रामक ढंग से अटैक करते हैं वो चारों नाटकों में जो है। मुझे लगता है कि ये शैली कहाँ से आया हो इनके बीच में या लोग के बीच में, क्योंकि हो सकता है कि उस वक्त जो गांव में नाटक होते होंगे वो ग्रुप के रूप में आज की तरह न होगा, शहरी रंगमंच की तरह गांव में उस तरह का होता होगा।
संवाद की शैली पे दो कैरेक्टर मिल रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं। अब बातचीत के द्वारा, हंसी मजाक के द्वारा वो पूरा वो चोट पहुंचा रहे हैं। विशेषकर फूले ने वो ज्यादा अटैक किया था उस वक्त के ब्राह्मणवादी और वर्णवादी समाज व्यवस्था। और जो है अगर देखें अगर तो 500 वर्ष पहले सेना नाई का भी जो एक नाटक है, कबीर रैदास संवाद, उसमें भी कबीर और रैदास बातचीत करते हुए दिख रहे हैं। यही फॉर्मेट 500 साल पहले भी सेना नाई के उस नाटक में दिखता है। और वहां भी भक्ति काल आंदोलन में रैदास और कबीर के द्वारा उस वक्त जो है हमारे समाज में जो अव्यवस्था थी, अंधविश्वास था, धार्मिक कट्टरता थी, चाहे वो किसी मजहब में हो, उन्होंने उस पर बहुत ही क्या कहते हैं चुटकी लेते हुए भी और क्रूर ढंग से भी। कबीरदास तो कभी छोड़ते नहीं है। और रैदास के भी सारे साखे, रैदास के तो पूरा साहित्य वर्णवादी व्यवस्था पे है और बहुत चोट पहुंचाते हैं। बल्कि पांडे ऐसे शब्द इस्तेमाल बार बार करते हुए, पांडे को इंगित करते हुए वो उनके मजाक उड़ाते हैं रैदास। तो उसमें ये फॉर्मेट है। बल्कि अगर उससे भी अगर जाएं कि ये जड़ कहां से है, तो जैसा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि ये ऋग्वेद में भी जो है, जब वो हमारे यहाँ जब नाट्य शास्त्र की रचना की जा रही थी, तो चारों वेदों से लेकर 5वां वेद बनाया गया था। तो ऋग्वेद से जो पाठ लिया गया था, जैसा हजारी प्रसाद द्विवेदी बता रहे हैं, और ऋग्वेद में ऐसे 15 कहानियां हैं जिसमें संवाद शैली में है। उर्वशी और पुरर्वा का जो बातचीत है वो भी वहीं से है, जिसका बाद में कालिदास ने अपने नाटकों में उन्होंने पूरा इसका इस्तेमाल किया, विस्तार से किया। वही परंपरा जो है, जो ऋग्वेद की परंपरा थी, वही ऋग्वेद की परंपरा हम सेना नाई, जो जाति के नाई थे और तमाम जो कबीर रैदास के साथ लोग थे, वो अधिकतर दलित समाज के थे और रचते थे। वही परंपरा हम फूले में भी देखते हैं। अब फूले लगातार इस प्रयोग कर रहे हैं इन चीजों का, और वो उस वक्त समाज में जो व्याप्त जो जात पात, अस्पृश्यता, क्या कहते हैं सती प्रथा, ऐसी चीजें ऐसी थी, उस पे वो आक्रमण ढंग से करते हैं। उसका प्रभाव पड़ता है। अगर हम ले तो आप देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक सदै जाति गोपाल की, जो 1876 के आसपास के लिखा हुआ उनका नाटक है। वो क्या कहते हैं, वो एक प्रहसन की शैली में, भाण की शैली में लिखा हुआ है। 2 कैरेक्टर हैं उसमें एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है। वो दोनों जो है बातचीत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप कहेंगे, तो ब्राह्मण कह रहा है कि आप, मैं कहूंगा तो मंत्रों से मैं ब्राह्मण को वैश्य बना दूंगा, वैश्य से शूद्र बना दूंगा, क्षत्रिय बना दूंगा, जो भी कहेंगे नीचे ला दूंगा, और इन्हीं श्लोकों के आधार पर मैं एक शूद्र को वैश्य बना दूंगा, क्षत्रिय बना दूंगा, ब्राह्मण भी बना दूंगा। भरपूर मजाक करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो वो नाटक है, जो उन्होंने लिखा था सदै जाति गोपाल की प्रहसन के रूप में। वो फिर और दूसरा नाटक भी देखिए, इसी के कड़ी में है भारतेंदु जी का, 1881 में अंधेर नगरी चौपट। उसमें जो है इन्हीं क्या कहते हैं, वो चूकते नहीं है अपने नाटक में कहने से। एक कैरेक्टर तो बोलता है उसमें, एक जो है एक पात्र है जो जात बेच रहा है अंधेर नगरी में। देखिए जो है, जहां उस वक्त पारसी नाटक पूर्ण रूप से उन दिनों शेक्सपियरन नाटक को भारतीय रूपांतर कर रहा था, या फिर हिंदुवादी मिथकों को, नायकों को अपने नाटकों में लाकर कहीं ना कहीं हिंदू क्या कहते हैं जड़ता को मजबूत कर रहा था। उसमें फूले और क्या कहते हैं भारतेंदु लगातार इन चीजों पर प्रहार कर रहे हैं। उसमें जो चरित्र है अंधेर नगरी में जात वाला, वो कह रहा है, बाजार में चिल्ला चिल्ला कर अपनी जात बेच रहा है। वो कह रहा है, जात ले जात टके से जात, 1 टका दो, हम अपनी जात बेचते हैं। टके के वास्ते ब्राह्मण से धोबी हो जाए और धोबी को ब्राह्मण कर दें। टके के वास्ते जैसी को वैसी व्यवस्था दें।
टके के वास्ते झूठ को सच करें, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते हिंदू से क्रिस्तान। ये जो है भारतेंदु जी जिसपे अपने 2 नाटकों के द्वारा जो प्रहसन के द्वारा जो तीखे व्यंग कर रहे हैं, कहीं न कहीं उस वक्त जो है मराठी में जो फूले जिस तरह समाज शोधक समाज के द्वारा आंदोलन चला रहे थे, वो आंदोलन का असर हमारे यहाँ भी या आसपास हिंदी समाज में वो गूंज रहा था। और उसी का देखिए असर हिंदी समाज में अगर लें तो 1922 से 26 में भी देखने को मिलता है। अछूतानंद हरिहर, अछूतानंद हरिहर जो है कानपुर के रहने वाले थे। तो पहले वो आर्य समाजी थे, लेकिन अंबेडकर के प्रभाव में आकर और उस वक्त का जो आंदोलन जो चल रहा था हमारे देश में, कहीं न कहीं उसका प्रभाव में आ रहे थे। हीरा डोम की कविता भी इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है और उस पे भी नजर देने की जरूरत है, जो चांद में शायद संभवतः प्रकाशित हुआ था 1916 में। तो उसमें अछूतानंद हरिहर जो है वो लगातार वो श्री कृष्ण पहलवान, कानपुर की जो शैली है, 2 तरह की नौटंकी की शैली है, एक मथुरा की शैली और दूसरा कानपुर की शैली है। तो उन्होंने श्री कृष्ण पहलवान की जो कानपुर की शैली है, उस शैली में उन्होंने एक टीम बनाई और जगह-जगह आसपास के इलाके में नाटक करने जाते थे। अछूतानंद हरिहर पर ज्यादा लोगों ने काम नहीं किया है और अभी भी इस पे उपेक्षित रहे हैं, विशेषकर मुख्य रंगमंच के आलोचक और समीक्षक द्वारा। ये एक ऐसे शख्स थे कि जो दिन में तो अपना खेती गृहस्थी करते थे और शाम को इनकी जो नाटक की टीम थी, टीम का नाम भी उन्होंने दलित थिएटर रखा था। ये बहुत आश्चर्यजनक और चौंकाने वाला खबर है। और उसमें जो कार्य करते थे, उनके अगल-बगल के जितने भी उपेक्षित, वंचित, हाशिए के समाज के लोग थे, वो लोग दिन भर खेती करते थे और या अपने जो भी पुश्तैनी काम था वो करते थे। और शाम को जो है वो नौटंकी शैली में वो नाटक किया करते थे अगल-बगल के इलाकों में। और वो जो है क्या कहते हैं उसका प्रभाव काफी पड़ा। उन्होंने 1922 से लेकर 32 तक लगातार 10 वर्षों तक उन्होंने नाटक उन्होंने इसी शैली में उन्होंने नाटक किए। वो ये वही दौर था जब अंबेडकर हमारे देश में आते हैं। अंबेडकर जी का रुझान थिएटर के प्रति केवल हिंदुस्तान में आने का पर नहीं था, बल्कि जब वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में वहां पर रिसर्च शोध कर रहे थे, तब भी हमारे देश में जो थिएटर हो रहा था, महाराष्ट्र में जिस तरह का रंगमंच हो रहा था, उसपे उनकी पैनी नजर थी। वो अखबारों में जब कोई समीक्षा पढ़ते थे। हेलो, हाँ, आवाज आ रही? हाँ सर, हाँ हाँ, अब रुक गई थी। तो वहाँ लंदन में रह के वहाँ से उनकी नजर रहती थी कि हमारे देश में कैसे नाटक हो रहे हैं, महाराष्ट्र में कैसा हो रहा है। और जहाँ कोई उनकी खबर मिलती थी तो वहाँ अखबार से उनकी समीक्षा भी मंगाते थे और पढ़ते थे। और जब वो अपने देश में आते हैं तो देश में आने के बाद और आंदोलन में वो जुट जाते हैं लगातार। आंदोलन की शुरुआत भी कह सकते हैं कि उन्होंने 1927 में मनुस्मृति स्मृति को उन्होंने जलाया, दहन किया। उसके बाद कालाराम मंदिर में प्रवेश को लेकर जो आंदोलन था, चावदार तालाब में पानी पीने का जो आंदोलन था, ये उनका वृहद आंदोलन था। और उस आंदोलन का प्रभाव लोगों पर पड़ रहा था। जब चावदार तालाब में प्रवेश करने का आंदोलन उन्होंने चलाया तो उसके लिए पैसे की जब जरूरत हुई तो उनके दलित बहुत सारे जो कलाकार थे वो उन्होंने गांव-गांव जा जाकर नाटक भी किए और वहां से चंदा का इकट्ठा भी किया। तो कुछ नाटकों को अम्बेडकर साहब उन्होंने देखा भी
और देखने के बाद उन्होंने कहा कि आप जो नाटक करते हैं उस नाटक के कथ्य जो है आपको पारंपरिक से थोड़ा सा बदलना होगा, क्योंकि आप जिस तरह से हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मंच पर लाकर उसे महिमा मंडित करते हैं, उससे हमारे आंदोलन का बहुत अच्छा हित नहीं होने वाला है। इसलिए उन्होंने कहा कि आप लोग जो है कोई समाज से जुड़ा हुआ नाटक करिए। और तब उस वक्त जो है लोग जो इनके संपर्क में थे, नाटक वो धारा बदलने लगी। कहीं न कहीं अम्बेडकर साहब के दिमाग में, चूँकि वो उसके कुछ वर्ष पहले तक काफ़ी तो बाहर रहे हैं, तो उनको संभवतः जो आस-पास देश में जो उथल-पुथल मच रही थी, विशेषकर बोल्शेविक आंदोलन का प्रभाव कहीं न कहीं उनके ज़हन में था। क्योंकि बोल्शेविक आंदोलन में जिस तरह से वहाँ के कलाकारों ने आंदोलन में पूरी पॉलिटिकल लड़ाई में सत्ता को पलटने में एक भूमिका निभाई थी, और जब अक्टूबर क्रांति के 1 वर्ष के बाद मायाकोव्स्की के लाखों की संख्या में लोगों के बीच उस कविता का एक थिएट्रिकल प्रदर्शन किया गया था, तो उसका जबरदस्त प्रभाव पड़ा था। तो संभवतः कहीं न कहीं ज़हन में अम्बेडकर का ये सब भी हो कि हमें भी अपने आंदोलन को एक जो लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं, सामाजिक लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें रंगमंच का एक अच्छा प्रयोग करने की ज़रूरत है, थिएटर का अच्छा प्रयोग करने की ज़रूरत है। और आप देखिए कि इसकी पूरी लड़ाई का प्रभाव पड़ता हुआ दिखता है। महाराष्ट्र में तो दिखाई पड़ता ही है, हिंदी प्रदेश में कहानी साहित्य में खूब देखते हैं। आप देखिए उल्लेखनीय है प्रेमचंद की कहानियाँ, चाहे सदगति हो, ठाकुर का कुआँ हो, ठाकुर का कुआँ मंदिर 2 कहानियाँ हैं। ऐसा लगता है कि जो उन दिनों कालाराम मंदिर में प्रवेश को लेकर जिस तरह से लड़ाई अम्बेडकर लड़े और किस तरह से उन पर आक्रमण हुआ, लोगों ने उन्हें मारा, पथराव किया, वो कहीं न कहीं मंदिर कहानी में दिखता है। जयशंकर प्रसाद की कहानी विराम चिन्ह तो यही है। नायक कहता कि नहीं, मैं इस विश्वनाथ जी के मंदिर में प्रवेश करूंगा, कोई रोक नहीं सकता है। और जब वो प्रवेश करने की कोशिश करता है, कहानी के अंत में तो दरवाजा खुलता है और बहुत सारे अंदर से बंदे निकलते हैं और उस प्रवेश करने वाले नायक को वहीं डंडे से मार के खत्म कर देते हैं और विराम चिन्ह की तरफ बढ़ता है। या ठाकुर को कुआं, चावदार तालाब में पानी पीने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि पानी पीने से तालाब जो है हमारा वो हो जाएगा, जानवर पी लेंगे या और दूसरे लोग पी लेंगे, लेकिन दलितों के पीने के लिए मनाही थी। तो उसमें उन्होंने क्या कहते हैं कि विरोध स्वरूप जो है चावदार तालाब उन्होंने पी। तो ये प्रेमचंद की कहानी ठाकुर का कुआं केवल इन्होंने अपनी कल्पना का सहारा से नहीं लिया। कहीं न कहीं ये आंदोलन चाहे हमारे हिंदी प्रदेश में मूल महाराष्ट्र की कहानी है, हिंदी प्रदेश में कहीं न कहीं प्रेमचंद जी ने उसको कंसीव किया और हमारे देश में हिंदी प्रदेश में तो तब क्या अभी भी वर्तमान है, कुओं में पानी पीने नहीं देते हैं। अभी 2 दिन पहले मंदिर में प्रवेश करने पर एक दलित को उन्होंने उसे मार डाला, हत्या कर दी। ये आज भी 2 दिन पहले की खबर है, ये चीज है। तो प्रेमचंद ने चाहे वो घास वाली कहानी हो, चाहे मंत्र कहानी हो, दूसरी कहानी मंत्र जो है जो धर्मांतरण को लेकर, ये वही दौर था जो धर्मांतरण अम्बेडकर कह रहे हैं कि हम जो है अब जो है हमने हिंदू धर्म में तो जन्म मैंने मेरे बस का नहीं था, लेकिन मैं मरूंगा नहीं। और उन्होंने घोषणा 1936 में कर दिया था कि मैं इसको त्याग करूंगा। ये सारा प्रभाव प्रेमचंद की कहानियों में दिखता है। भले प्रेमचंद की कहानियों का अप्रोच उस वक्त, क्योंकि ये बहस गांधी और अंबेडकर दोनों के बीच थी, इसलिए ज्यादातर साहित्यकार हमारे हिंदी प्रदेश में थे वो गांधीवादी ढंग से, गांधीवादी प्रभाव उन पे ज्यादा रहा। अंबेडकर का प्रभाव संभवतः कुछ कम हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जितने भी इस सवाल जो उठते हैं, आप देखिए कि जब वो 1936 में, वो 15 जून 1936 में वो उनको महाराष्ट्र में उनको नाटक के लिए वहां की एक संस्था बुलाती है, चितरंजन नाटक मंडली बॉम्बे थिएटर, अप्पा साहब टिप्पणीज द्वारा दक्षिण का दिया।
उसको आमंत्रित करते हैं कि आप बाबा साहब आप नाटक देखने आइए। तो अंबेडकर साहब देखने गए वो नाटक देखने। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो पूरा हॉल, जैसा कि धनंजय कीर ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पूरा हॉल में, प्रेक्षागृह में एक चींटी तक पैर रखने की जगह नहीं थी, पूरा हॉल भरा हुआ था। आखिर क्या वजह थी कि इतनी भागीदारी लोगों की थी? क्योंकि उस नाटक में पेशवा के वक्त की कहानी थी। सर आपका एक मिनट सर। पेशवा के वक्त में जिस तरह से दलित समाज में लोगों को क्या कहते हैं, जाति के आधार पर शोषण किया गया था, वो बहुत महत्वपूर्ण क्या कहते हैं घटना है कि अगर पीछे चलता है कोई दलित तो झाड़ू पीछे बंधी होती थी और आगे गले में मटका रहता था, और बहुत ही अपमानजनक ढंग से उस वक्त दलितों की महाराष्ट्र में स्थिति थी, और प्रदेश में भी, आपको केरला में भी ऐसे ही मिलेगा कि औरतों को वस्त्र पहनने की भी, ऊपर के अंग को ढकने के लिए भी अनुमति नहीं होती थी, उसके लिए टैक्स भी देना पड़ता था। जी बिल्कुल, पढ़ा है मैंने जी हाँ, मैंने पढ़ा है वो कहानी, मतलब वो हाँ सच हाँ में है। हाँ, तो उसके क्या कहते हैं, उस नाटक में यही वर्णन था, और बहुत ही संवेदनशील ढंग से रखा भी गया था। तो ये देखिए मराठी में ये क्या कहते हैं, दक्षिण का दिया, ये नाटक के द्वारा ये सवाल उठने लगे थे, जो अब तक आप देख रहे हैं कि पारसी नाटक में, पारसी थिएटर में जहां धर्म का बोलबाला था, राष्ट्रवाद का बोलबाला था, ये सब सवाल नहीं उठ रहे थे। ये सवाल अब उठने शुरू हो गए, जो मुझे लगता है कि शुरुआत है। उसके 5 महीने के बाद प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना भी होती है, और 4-5 वर्षों के बाद हमारे इप्टा का जो गठन होता है, और इप्टा के गठन के बाद जो बहुत बड़ा जनमानस जो है हमारे, हम देखते हैं कि मुख्य रंगमंच में नहीं था, वो अब आने लगा। मजदूर, किसान, हाशिए के लोग, जाति के आधार पर जो बहुत किनारे हैं, वो मंच के मुख्य केंद्र में आने लगे। तो कहीं न कहीं, और अंबेडकर कहते भी थे कि मेरे 10 भाषणों के बराबर एक नाटक होता है। इसलिए नाटक की को गंभीरता से लेने की जरूरत है, और हर क्या कहते हैं, राजनीतिक पार्टी को, चाहे राजनीतिक दल को सांस्कृतिक आंदोलन की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। जो आज देखता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, बहुत गंभीरता से वो नहीं लेते हैं चीजों को, लेकिन अंबेडकर का प्रभाव दिखता है। अब बल्कि अंबेडकर लगातार इसके पक्षधर में रहे, और अंतिम समय में एक 20 नवंबर 1955 को चिटनिस द्वारा नाटक की युग यात्रा, ये भी धनंजय कीर की पुस्तक में इसका विश्लेषण, इसका उल्लेख किया गया है। वो उस वक्त काफी बीमार रहते थे। अंबेडकर जो है अंतिम दौर में 56 में उनकी मृत्यु होती है, तो वो हाईली डायबिटिक थे, ब्लड प्रेशर के बीमार, चलने में परेशानी, तो उन्होंने बाहर नहीं जा पाते थे। लेकिन जब वो कहे कि नहीं, आप नाटक देखने हमें आइए, हम चाहते हैं कि आप उपस्थित रहें, तो उन्होंने कहा कि जाड़ा का समय है, नवंबर का समय है, और मुझे बहुत ठंड भी लगती है। तो बोला कि नहीं, आपके लिए इंतजाम ऐसा करेंगे जहाँ पर आपको गर्मी में आएगी, और लेकिन आप नाटक में आना जरूरी है। तो सविता अंबेडकर के जोर देने पर वो गए थे, और उन्होंने पूरा नाटक देखा इन्होंने, और देखने के बाद क्या कहते हैं, वो फोटोग्राफी भी कराई, और ये भी कहा कि इस नाटक का मंचन जो है 14 अक्टूबर 56 में जब वो धर्मांतरण कर रहे हैं, तो इसका पाठ, उसका मंचन उन्होंने उस सभा में भी करवाया था। अर्थात वो नाटक को लेकर बहुत ही गंभीरता से सोचते थे, और नाटक पर प्रभाव पड़ रहा था उस दौर में। हम देख रहे हैं कि अगर आप देखा जाए तो हिंदी में विशेषकर उसकी छवि दिखने लगी थी। आप अगर बाद के दिनों में अगर देखें तो डॉक्टर शंकर सिंह का ड्रामा एक और द्रोणाचार्य, जो एकलव्य को केंद्रित करके लिखा हुआ नाटक है, उसमें
गुरु शिष्य के परंपरा में लेकर जो वर्णवाद और जाति है, उन्होंने उसको बहुत अच्छे ढंग से उभारा है। पोस्टर नाटक भी वो उन्हीं को सवालों को लेकर रखते हैं। डॉक्टर उषा गांगुली भी उनके बहुत सारे नाटक उल्लेखनीय है। उन्होंने जैसे मैयत नाटक है, मराठी कहानी है जयंत दलवी का, और वो एकदम ब्राह्मणवाद पर वो प्रहार करता हुआ नाटक है कि उस कहानी में एक दिन के लिए किसी दलित को ब्राह्मण बनाते हैं, जो पूरी उनकी पालकी को ढोता है, और उसी दौरान वो क्या कहते हैं, वो दलित मर जाता है। फिर सवाल उठता है कि अब उसे क्या माना जाए, आज मर गया है तो उसे ब्राह्मण माना जाए या दलित। तो इस तरह के सवाल उषा गांगुली, ये हम देख रहे हैं हिंदी ड्रामा में, चाहे वो महाभोज में हो, कोर्ट मार्शल 1990 के आसपास के जो नाटक है, कोर्ट मार्शल एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि जो इन सवालों को बहुत पुरजोर ढंग से उन्होंने उठाया था। और उसके बाद की कड़ी में तो एक सिलसिला सा चल पड़ गया जो है, और आज हमारे देश में कई लोग ऐसे नाटक करते हैं। जन नाट्य मंच ब्रजेश का लिखा हुआ नाटक शंभूक नाटक का तो कई मंचन किया उन्होंने। इसके अलावा अभी पिछले दिनों बड़ा उल्लेखनीय रहा जो शरण कुमार लिम्बाले का अक्कर मासी का रणधीर कुमार ने आउटकास्ट नाम से मंचन किया। पहले उन्होंने नेशनल स्कूल ड्रामा में अपने स्टूडेंट प्रोडक्शन के तौर पे किया था, बाद में उन्होंने उसे स्वतंत्र रूप से किया। वो इतना लोगों को पसंद आया कि वो मेटा में कई पुरस्कार उसने प्राप्त किए उस नाटक। सर या फिर सर समय खत्म होने वाला है। हाँ, तो बस ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं कि कई ऐसे नाटक हैं। सर यदि हमें सवाल जवाब का सेशन रखना हाँ है हाँ, बस एक मिनट में खत्म ही कर रहा हूँ। नहीं, हम क्या सेकंड टाइम रिज्वाइन करें? जैसा आपको लगे, क्या कहते हैं, बातचीत भी रख सकते हैं और इसको कंटिन्यू भी रख सकते हैं। आप लोग जितने भी है वो बताएं कि हम इसको सेकंड रिज्वाइन करें गीतांजलि जी, रिज्वाइन करें हम लोग। हाँ, ओके ठीक। इसके बाद आप सवाल जवाब कर सकते हैं। सर ने जो बोलना था वो बोल दिया। और कितना समय है अभी? बोलना जारी रखें क्या? नहीं सर, 10 सेकंड मेरे ख्याल से।